चैनल माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएमए प्राची। गाइस हम लोग कैप्सूल रिवीजन कर रहे हैं सेक्शन 1 से 145 तक। बीच में कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से नया वीडियो बनाना पड़ रहा है। ये कंटिन्यूएशन वीडियो है। आई होप आप लोग को पसंद आएगा पिछला वीडियो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो फिर हम लोग ये सेक्शन 62 से कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले वाले सेक्शन हमने कवर कर चुके हैं। आई होप आपने सारे वीडियोस देखे होंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, तो देखो गाइस, सेक्शन 62 जो है वो बताता है राइट इशू टू रिमेनिंग ओपन फॉर 7 to 30 days लेटर। लेटर ऑफ ऑफर इज डिस्पैच 3 days बिफोर द ओपनिंग ऑफ इशू। इसका ये मतलब है जब अपन राइट इशू करेंगे ना, और वो 7 से 30 दिन बचा रहेगा उसको ओपन होने में, तो अपन लेटर ऑफ इशू को ना डिस्पैच करेंगे, मतलब भेजेंगे लोगों को 3 दिन पहले, इशू ओपन होने से पहले। अगर प्राइवेट कंपनी है ना तो लेसा टाइम पीरियड एप्लीकेबल होता है इनके में। 90% मेंबर अगर अग्री करेंगे तभी। ठीक है गाइस, प्राइवेट कंपनी के केस में लिया है। ठीक है, फिर इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लोन, अगर लोन कन्वर्जन हो रहा है गवर्नमेंट के ऑर्डर से, तो फिर अपन अपील कर सकते हैं अगर अपन को कोई प्रॉब्लम है तो 60 days के अंदर। और ईसॉप का वेस्टिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन है 67। पब्लिक कंपनी कैन गिव लोन टू इट्स एम्प्लॉय। पब्लिक कंपनी अपनी एम्प्लॉय को लोन दे सकती है, पर डायरेक्टर केएमपी को नहीं दे सकती। ठीक है गाइस, 6 मंथ तक का होना चाहिए वो। और सैलरी टू बी परचेज, सैलरी टू परचेज फुली पेड अप शेयर्स, सैलरी टू परचेज फुली पेड अप शेयर्स। नेक्स्ट सेक्शन 68 इम्पॉर्टेंट, इंटरमीडिएट लेवल में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें शॉर्ट नोट में भी आता है। बायबैक्स, तो गाइस देखो, मैक्सिमम बायबैक बोर्ड कर सकती है 10% ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ फ्री रिजर्व। ठीक है, उसके बाद फिर मेंबर्स को कर सकती है 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ फ्री रिजर्व, एंड मैक्सिमम 25% ऑफ इक्विटी शेयर इन फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फिर मैक्सिमम पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए। ठीक है, मतलब डेट डिवाइड बाई इक्विटी करेंगे तो 2:1। 6:1 फॉर गवर्नमेंट कंपनी, एनबीएफसी एंड फाइनेंस। ठीक है, हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है गाइस, आई होप आप लोग को आ रहा होगा समझ में। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने लायक है नहीं, इसलिए मैं रीड कर रही हूँ। ठीक है, फिर से बता देती हूँ। बायबैक ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड को कितना करेंगे 10%, मेंबर को कितना करेंगे 25%। इक्विटी और फ्री रिजर्व दोनों इंक्लूडेड रहेगा। और बायबैक के बाद पोस्ट बायबैक का रेशियो कितना होना चाहिए, 2:1 का होना चाहिए। गवर्नमेंट कंपनी होती तो 6:1 का होना चाहिए। नेक्स्ट, डिस्ट्रॉय अपन 7 दिन के अंदर कर देते शेयर को। ठीक है, गैप एक बायबैक के बाद 1 साल का रहता है। ठीक है, मतलब समझ लो आज बायबैक किया आप तो 1 साल तक फिर बायबैक नहीं कर सकते, नेक्स्ट ईयर करना पड़ेगा। और बायबैक को अगर आप रिजोल्यूशन आज पास की स्पेशल रिजोल्यूशन, तो उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको बायबैक करना ही पड़ेगा कभी भी। ठीक है, नहीं तो वो एक्सपायर हो जाता है वो रिजोल्यूशन, और ये स्पेशल रिजोल्यूशन होता है। ठीक है, फिर कोई नो फर्दर इशू ऑफ ए सेम काइंड इन 6 मंथ। अगर आप आज इक्विटी का बायबैक किए हो तो फिर आप 6 मंथ तक नया इक्विटी का कोई भी बायबैक नहीं कर सकते। ठीक है, और इशू नहीं सॉरी, बायबैक तो 12 मंथ तक नहीं कर सकते, इशू आप 6 मंथ तक नहीं कर सकते। फिर जो बायबैक है वो रिटर्न हो सकता है 30 दिन के अंदर। बायबैक जो है ना वो 30 दिन के अंदर रिटर्न हो सकता है। फिर सेक्शन 70 बोलता है कि कोई भी बायबैक 3 ईयर कि डिफ़ॉल्ट अगर रहेगा तो कर ही नहीं सकते आप। जैसे कि अगर आप 3 साल से डिपॉजिट नहीं दे रहे हो, डिपॉजिट वालों को पैसे नहीं दे रहे हो, डिविडेंड नहीं दे रहे हो, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं दे रहे हो, टर्म लोन नहीं दे रहे हो, उनका पैसा तो वापस कर नहीं रहे हो और तुमको बायबैक करना है, नहीं मिलेगा बायबैक करने। अगर आप 3 साल तक ये सब लोगों को पेमेंट नहीं किया तो बायबैक करने नहीं मिलता है। नेक्स्ट सेक्शन है 71। 71 बोलता है कि अगर आपका सिक्योर्ड डिबेंचर्स है तो मैक्सिमम 10 साल तक का रहना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 30 साल रहता है। ठीक है, नो डिबेंचर ट्रस्टी इफ पिक्यूनरी रिलेशनशिप लेस देन 2% टर्नओवर और 50 lakhs। अगर कोई डिबेंचर ट्रस्टी रखोगे ना तो उसका पिक्यूलिनरी रिलेशनशिप मतलब आपके साथ रिश्ता उसका कम से कम 2% ऑफ टर्नओवर और 50 लाख से कम होना चाहिए। मतलब इससे ज़्यादा अगर है तो वो डिबेंचर ट्रस्टी बनने के एलिजिबल ही नहीं होगा। अगर उसके पास 2% तक का टर्नओवर का पैसा है या 50 लाख तक का आपके साथ रिलेशन है तो उस केस में वो बन सकता है, बट उससे ज़्यादा का अगर होगा तो वो डिबेंचर ट्रस्टी बनने के लायक नहीं है। फिर गाइस अपन को डीआरआर बनाना पड़ता है। डीआरआर का मतलब होता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, तो बैंक्स और एआईएफआई के लिए कोई ज़रूरत नहीं है डीआईआर बनाने की। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए भी नहीं है। लिस्टेड बैंक्स एंड उसके लिए भी नहीं है। पर अगर अनलिस्टेड है और अदर है, अदर अनलिस्टेड कंपनी रहती है ना तो उसको 10% बनाना है।
अदर अनलिस्टेड को 10% बनाना है, बाकी को नहीं बनाना है। ठीक है। फिर पब्लिक इशू बाय लिस्टेड, अगर कोई पब्लिक इशू कर रहा है लिस्टेड कंपनी या फिर अनलिस्टेड कंपनी, तो उनको DIR मतलब डिवेंचर रिजम्पशन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट या इन्वेस्टमेंट जो भी है, ठीक है, 15% बनाना है बिफोर 30 अप्रैल, 30 अप्रैल से पहले। DIR बना, DRI, ठीक है। नेक्स्ट है अपना सेक्शन 73। सेक्शन 73 क्या बोलता है कि डिपॉजिट का जो पेमेंट करते हैं उसके लिए अपन को रिजर्व बनाना पड़ता है। तो अपन रिजर्व कितना बनाएंगे, 20% बनाएंगे। कब बनाएंगे, 30 अप्रैल तक बनाना है अपन को। पर इसमें एग्जम्पशन मिली हुई प्राइवेट कंपनी को, वो नहीं बनाएगी तो चलता है। डिपॉजिट कितना होना चाहिए, 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम। स्टार्टअप्स के लिए 5 साल का टाइम है, ठीक है। विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, नॉट एन एसोसिएट और सब्सिडरी, मतलब स्टार्टअप जो है वो सब्सिडरी या एसोसिएट नहीं होना चाहिए। और बोरिंग फ्रॉम बैंक जो है ना उसका, वो 2 साल मतलब ट्वाइस ऑफ पेड अप, पेड अप का 2 साल मतलब पेड अप का डबल होना चाहिए या 50 करोड़ होना चाहिए। बोरिंग्स इन दोनों में से लोअर, लोअर है ना, लोअर ऑफ 2 साल का पेड अप या फिर, सॉरी 2 साल बोल रही हूँ यार मैं, डबल ऑफ पेड अप एंड 50 करोड़, ठीक है। और कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए उनकी बोरोइंग्स में। प्राइवेट कंपनी को एग्जाम्पशन तभी मिलेगी जब ये वाली क्राइटेरिया फुलफिल होगी। अगर इसमें से एक भी नहीं फुलफिल होगी तो उसको कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। प्राइवेट कंपनी को अगर DRR क्रिएट नहीं करना है, डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व, ठीक है, तो उस केस में उसका डिपॉजिट जो है वो पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम 100% से कम होना चाहिए। उसके बाद फिर स्टार्टअप अगर है तो 5 साल तक रहेगा। उसके बाद फिर एसोसिएट्स जो रहते हैं, सब्सिडरी रहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। बोरिंग फ्रॉम बैंक जो है वो लोअर होना चाहिए, डबल द पेड अप या 50 करोड़ से। और कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए बोरोइंग्स में। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 76। 76 बोलता है एलिजिबल कंपनी मीन्स कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ 100 करोड़ और टर्नओवर ऑफ 500 करोड़, ठीक है। एलिजिबल कंपनी कौन कौन सी पब्लिक में, जिसका 100 करोड़ और 500 करोड़ है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 77। 77 बताता है टाइम लिमिट ऑफ रजिस्टर चार्ज। अगर आपको रजिस्टर बनाना है तो उसके लिए क्या क्या टाइमिंग और चार्जेस है। अगर आप 30 दिन के अंदर बनाते हो तो नॉर्मल फीस लगती है। अगर आप 30 दिन और लगा देते हो मतलब 60 डेज लगाते हो तो एडिशनल फीस लगती है। और अगर और 60 लगाते हो तो एड वॉलनम लगती है, मतलब और एक्स्ट्रा लगती है, ठीक है। नॉट सो रिलेवेंट। नेक्स्ट है 78। 78 बोलता है इफ अ कंपनी फेल टू रजिस्टर विद इन 30 डेज, चार्जर चार्ज होल्ड में रजिस्टर। तो अगर कंपनी फेल हो जाती है रजिस्टर करने के लिए 30 डेज के अंदर अंदर, तो जो चार्ज होल्डर है ना वो रजिस्टर कर सकता है। ROC शैल गिव 14 डेज नोटिस टू कंपनी, उसके जो ROC रहेगी वो कंपनी को नोटिस देगी 14 दिन के अंदर अंदर रजिस्टरिंग के पहले, ठीक है, बिफोर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके नेक्स्ट है 82। 82 में बोलता है टाइम लिमिट टू रिपोर्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज के लिए रिपोर्ट बनाना है। तो अगर 30 डेज के अंदर सेटिस्फाई कराओगे तो नॉर्मल, और 300 रहेगा तो एडिशनल, बियॉन्ड 300 है तो डीले कंडोनेशन लगा देंगे आपके ऊपर, ठीक है। फिर ROC 14 दिन का फिर से नोटिस देगी होल्डर होल्डर को, और वो अगर साइन कर दिया, अगर वो साइन नहीं किया रहेगा तो, ठीक है। फिर सेक्शन 85। 85 जो बोलते हैं कि कंपनी टू प्रिजर्व रजिस्टर ऑफ चार्ज, कंपनी को अपना रजिस्टर ऑफ चार्ज को 8 साल तक संभाल के रखना है, 8 साल तक संभाल के रखना है। ये पूरा चार्ज के ऊपर था, ये पूरे सेक्शन चार्ज के ऊपर थे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया, इंटरमीडिएट के लिए थोड़ा ज़रूरी है। नेक्स्ट 88। इंडेक्स टू बी मेंटेन इन रजिस्टर इफ मेंबर 50। अगर अगर इंडेक्स है ना तो फिर वो 50 तक क्यों होना ही चाहिए। और फॉरेन रजिस्टर जो रहता है ना वो MGT 3 में बनता है 30 डेज के लिए। कॉपी उसकी अपन को देना रहेगा 15 डेज के अंदर अंदर, इंडिया से बाहर जाएगा ना क्योंकि फॉरेन है तो, ठीक है। फिर SBO मीन्स इंडिविजुअल होल्डिंग, एक इंसान की इंडिविजुअल होल्डिंग 10% तक रहनी चाहिए बेनिफिशियल इंटरेस्ट में, ठीक है। सेक्शन 91। ये सारे उतना रिलेवेंट नहीं हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कंपनी में क्लोज रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटी होल्डर फॉर मैक्सिमम 45 डेज इन अ ईयर। जो कंपनी है वो रजिस्टर को क्लोज कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा 45 डेज के लिए एक ईयर में, और एक बार 30 डेज से ज़्यादा नहीं कर सकती, और उससे पहले 7 दिन की नोटिस देनी पड़ेगी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको तो बहुत ज़्यादा मार्क कर लो, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। एनुअल रिटर्न 92 सेक्शन 92, एनुअल रिटर्न सेक्शन 92, एनुअल रिटर्न सेक्शन 92, एनुअल रिटर्न
जिसको अपन को CSA सर्टिफाइड करवाना पड़ता है। हर लिस्टेड कंपनी को ये वाला रिटर्न भरना पड़ता है। हर कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है और टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है, उनको एनुअल रिटर्न भरना कंपलसरी मैंडेटरी है। एनुअल रिटर्न आरओसी को अपन 60 डेज से भरते हैं जिस दिन एजीएम खत्म हुई है। जैसे आज एजीएम थी, तो फिर आज से 60 डेज के अंदर आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना ही है। उसके बाद फिर अगर कोई एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हुई है, तो फिर जिस दिन होनी थी, मतलब ड्यू डेट जो होगी एनुअल जनरल मीटिंग की, उस दिन से 60 डेज तक आपको उसको फाइल कर देना है। ठीक है गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है 92 एनुअल रिटर्न। फिर से बता देती हूँ, एनुअल रिटर्न जो है सीएसए अपन सर्टिफाइड करवाएंगे। लिस्टेड कंपनी को मेंटेन करना पड़ता है। अनलिस्टेड कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से, टर्नओवर 50 करोड़ से, उसको भी करना पड़ता है। एनुअल रिटर्न कब फाइल करते हैं? 60 डेज फ्रॉम एजीएम। ठीक है, अगर एजीएम नहीं होती तो ड्यू डेट की एजीएम। नेक्स्ट सेक्शन है 94, रजिस्टर एंड एनुअल रिटर्न कैन बी कैप्ड एट एनी प्लेस। आप रजिस्टर और एनुअल रिटर्न को कहीं भी रख सकते हो भारत में। ठीक है, अगर 1/10 ऑफ मेंबर वहां रहते हैं तो। ठीक है, और उसके लिए आपको एसआर पास करवाना पड़ेगा। ठीक है गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर एक से एक 1/10 वाले लोग अगर रहते हैं कहीं पर भी, कोई भी जगह भारत में, तो एसआर पास करवा के आप वहां पर रख सकते हो। ये नहीं तो फिर आरओ में ही रखते हैं। नॉर्मल केस में आरओ में रखते हैं, रजिस्टर ऑफिस। ठीक है, टाइम लिमिट फॉर प्रिजर्वेशन, कितना कब तक संभाल के रखना है? तो गाइस देखो, सबसे पहले तो रजिस्टर ऑफ मेंबर को आपको जिंदगी भर संभाल के रखना है, परमानेंटली। फिर अगर आपको सिक्योरिटी होल्डर है तो 8 साल तक रखना है, एनुअल रिटर्न को 8 साल तक रखना है, फॉरेन रजिस्टर को हमेशा रखना है, क्योंकि मेंबर है ना, मेंबर वाले को हमेशा रखना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई सिक्योरिटी होल्डर है तो 8 साल है। तो ऐसे याद कर लो, सिक्योरिटी वाले सब 8 8 8, एनुअल रिटर्न 8, मेंबर परमानेंटली। ठीक है गाइस, इसके बाद आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी इससे आप मान लीजिए कि इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है। जो लोग अभी तक सो रहे थे, अब उठ जाओ, नहीं तो फिर एग्जाम में नींद आएगी, क्योंकि पेपर तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो चलो, अब उठ जाओ सब लोग, ध्यान से सुनो, यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट एजीएम कब? देखो, विद इन 9 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। गाइस देखो, लैंग्वेज को आपको समझना है अच्छे से। यहाँ पर मैं समझाती हूँ आपको, रुको। अम्म, अरे एक मिनट, हाँ बस। देखो, जैसे कि ये आपका ईयर, ये आप टाइमलाइन समझ लीजिए इसको। ठीक है, ये टाइमलाइन हो गई। ठीक है, अब अब अपन को आज फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ। ठीक है, आज फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, तो आज से फ्रॉम विद इन 9 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर की 9 महीने तक, मतलब मार्च खत्म हो गया तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर तक आपको पहली एनुअल जनरल मीटिंग रख लेना है। पहली एनुअल जनरल मीटिंग आपको दिसंबर तक रख लेना है। ठीक है, आपके पास पूरा टाइम है, एक मतलब इतने महीने का, कितने 9 महीने का टाइम है। नेक्स्ट, अगर आपको सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग रखना है, मतलब पहली एनुअल जनरल मीटिंग मतलब आज कंपनी बनी तो आज पहली होगी, सब्सिक्वेंटली मतलब एक बार हो चुके हैं, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट 6 मंथ में देखते हैं, मतलब कब आएगा 6 मंथ? सितंबर में आएगा। ठीक है, तो आपको एंड ऑफ सितंबर तक आपको एक सेकेंड के बाद, मतलब फर्स्ट के बाद वाली कोई भी एनुअल जनरल मीटिंग आप 6 मंथ तक रख सकते हैं। ठीक है, हर दो एजीएम के बीच में, मतलब अगर एजीएम आज हुई है तो आज से लेके 15 महीने, मतलब अगले साल के सितंबर तक आपको, नहीं नहीं सॉरी, हाँ, 15 महीने, मतलब अभी देखो ये वो है मार्च अप्रैल मई जून, जून तक। आप अगर आज 31/3 को अगर आप रख रहे हो मीटिंग ना, तो फिर आप नेक्स्ट ईयर की जून तक ना आपको दूसरी मीटिंग रखनी पड़ेगी अपनी, मतलब 2 मीटिंग के बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर एजीएम इन ईच कैलेंडर ईयर, हर कैलेंडर ईयर में कम से कम एक एजीएम होनी चाहिए। एक्सटेंशन ऑफ 3 मंथ फ्रॉम आरओसी ऑन स्पेशल रीजन, अगर कुछ स्पेशल रीजन की वजह से आप नहीं कर पा रहे हो अपना, तो फिर उस केस में आप 3 महीने का एक्सटेंशन ले सकते हैं आरओसी से। ठीक है, उसके बाद फिर एजीएम ऑफ अनलिस्टेड कंपनी एट एनी प्लेस इन इंडिया
विद द कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर। अगर सारे मेंबर हाँ बोलते हैं ना, तो उस केस में आप अनलिस्टेड कंपनी एजीएम को फॉरेन कंट्रीज में भी करवा सकती है। सॉरी फॉरेन कंट्रीज में नहीं करवा सकती, इंडिया में करवा सकती, कहीं पर भी। आपको क्या लगता है मैं जानबूझ के गलत बोलती हूँ, भूल से गलत हो जाता है? जान के बोलती हूँ ताकि जागते रहें लोग, मेरी गलतियां निकालने के लिए तो उठ ही जाएंगे कम से कम। ठीक है, तो अनलिस्टेड कंपनी कहीं पर भी करवा सकती है अगर सारे मेंबर हाँ बोल दे तो, इंडिया में कहीं पर भी, ऑल इंडिया में कहीं पर भी। सेक्शन 100 जो है ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को हम बोलते हैं जो कि बोर्ड कॉल करता है। ठीक है, अगर 10% ऑफ वोटिंग पावर रहती है, लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो उस केस में करता है। ठीक है, जो बोर्ड रहेगा वो प्रोसीड करेगा ईजीएम को 21 दिन, जिस दिन रिक्वेस्ट आई है उसके 21 दिन के अंदर अंदर वो रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, फिर जो ईजीएम रहेगी वो हेल्ड होगी 45 डेज में। समझ लो, मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ कि आज आप सब लोग रिक्वेस्ट किए, बहुत सारे लोग मिलके बोर्ड को, तो बोर्ड क्या क्या अगर देखेगा कि जितने लोग रिक्वेस्ट करे उनका परसेंट 10% है कि नहीं, अगर है तो फिर ईजीएम होगी। अब ईजीएम का जो नोटिस रहेगा ना रिक्वेस्ट के, जैसे आप रिक्वेस्ट भेजे 1 तारीख को, 1/1/2001 को भेजे, 21, ठीक है, 1/1/2021 को आपने भेजा रिक्वेस्ट, तो 21 तारीख तक ना सबको नोटिस मिल जाना चाहिए, 21 दिन। ठीक है, उसके बाद फिर 45 डेज के अंदर, जिस दिन रिक्वेस्ट हुआ है उसके 45 डेज, मतलब यहाँ से 45 डेज गिनना और उसके बाद जो दिन आएगा ना वहां तक आपका ईजीएम हो जाना चाहिए। अगर ईजीएम कंडक्ट नहीं हुआ रिक्वेस्ट से, तो फिर उन लोग खुद से, मतलब मेंबर खुद से ही 3 महीने के अंदर अंदर ईजीएम कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है सेक्शन 101, जो कि अपना है नोटिस का। ठीक है गाइस, नोटिस, हर नोटिस हमेशा क्लियर 21 डेज पहले ही डिस्पैच करती कंपनी। ठीक है, ऐसा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं ना, तो एकदम अलर्ट होकर सुनना है। मैं इसलिए यहाँ पर थोड़ा स्लो डाउन होकर समझा रही हूँ। देखो, नोटिस हमेशा 21 क्लियर डेज से अपन को मिलना चाहिए, मतलब कंपनी भेजनी चाहिए। ठीक है, एक्सक्लूड द डेट ऑफ डिस्पैच, जिस दिन डिस्पैच हो रहा है उस दिन को मत गिनना। डेट ऑफ मीटिंग, उसको भी मत गिनना, मतलब आज की डेट भी मत गिनो, जिस दिन भेजे तो उस दिन के दिन भी मत भेजो, उसके बीच का 21 डेज क्लियर होना चाहिए। ठीक है, 48 आवर इन केस ऑफ पोस्ट, अगर पोस्ट से भेजोगे तो 48 आवर्स में मिल जाना चाहिए, क्योंकि पोस्ट से तुरंत तुरंत होता है। ठीक है, 14 डेज नोटिस इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, अगर आप एनपीओ हो, एनजीओ हो, तो 14 डेज में ना आपको नोटिस मिल जानी चाहिए, और बाकी केस में 21 डेज है। ठीक है, अगर आप चाहते कि यार 21 डेज तो नहीं, मीटिंग तो अब भी करना है, बहुत इमरजेंसी है, तो उस केस में अगर शॉर्टर नोटिस भेजना है, तो अगर एजीएम है तो 95% लोग की हाँ होनी चाहिए। ठीक है, और अगर ईजीएम है तो ईजीएम में अगर 95% लोग हाँ बोलते हैं, मेजोरिटी, तो हाँ हो जाता है, और नहीं भी होता है तो अपन टोटल वोटिंग पावर देखते हैं, मतलब पहले वाले में अपन नंबर भी देखेंगे और वोटिंग पावर भी देखेंगे यस वाले में, और नो वाले में सिर्फ और सिर्फ वोटिंग पावर देखेंगे ईजीएम के लिए, और एजीएम के लिए तो मेंबर की अपन को चाहिए 95%। नेक्स्ट है कोरम। कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन शुड प्रेजेंट इन मीटिंग। ठीक है, हर मीटिंग को करने के लिए कुछ ना कुछ लोग तो होने चाहिए ना मीटिंग में, एक इंसान तो अपने आप से मीटिंग नहीं करेगा, तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 लोग होने चाहिए, और पब्लिक कंपनी में अगर मेंबर 1000 तक है तो 5 लोग होंगे तो चलता है, 1000 से 5000 तक अगर मेंबर है तो 15,000, और 5000 से ज्यादा है तो 30 लोग प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग में। अगर आर्टिकल में लिखा है कि नहीं हमारी हर मीटिंग में कम से कम 50 लोग होने चाहिए, तो फिर 50 लोग होने चाहिए। ठीक है, तो ये लिमिट है, अगर आर्टिकल में आपने कुछ और लिखा है तो आर्टिकल चलेगा। ठीक है, कम से कम 1000 अगर लोग हैं तो 5, 5000 तक है तो 15, 5000 से ज्यादा है तो 30। ठीक है गाइस, नेक्स्ट सेक्शन 105 जो है वो बोलते हैं कि मैक्सिमम 50 मेंबर बट हैविंग 10% शेयर कैपिटल कैन हैव प्रॉक्सी। अगर कोई मतलब एक जो प्रॉक्सी ना वो 50 लोग का प्रॉक्सी एक साथ बन सकता है, समझ लो कि मैं एक प्रॉक्सी हूँ, है ना, और मैं इतनी अच्छी प्रॉक्सी हूँ कि सब लोग मेरे को बोल रहा है मेरी तरफ से मीटिंग अटेंड कर ले, मेरी तरफ से मीटिंग अटेंड कर ले, मेरी तरफ से मीटिंग कर ले, तो मैं 50 लोग तक की 50 लोग की तरफ से मैं प्रॉक्सी बन सकती हूँ, मैं एक अकेली इंसान। बट उस केस में जो वो टोटल वोटिंग पावर जो रहेगा ना वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके फिर प्रॉक्सी फॉर्म टू बी डिस्पैच, अगर जो प्रॉक्सी जो मतलब मेरे को अगर प्रॉक्सी बनना है ना तो फिर मेरे को मीटिंग से 45 आवर्स पहले तक, 48 आवर पहले तक बताना पड़ेगा कि हाँ मैं प्रॉक्सी बनना चाहती हूँ। ठीक है, कंपनी कैन नॉट इंक्रीज 48 आवर्स,
कंपनी चाह के भी 48 आवर को बढ़ा नहीं सकती। 3 days नोटिस टू गिवन फॉर इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी फॉर्म। 3 दिन ना प्रॉक्सी फॉर्म को अपन को इंस्पेक्शन करने के लिए देना पड़ता है। उसके बाद फिर इंस्पेक्शन पीरियड 24 आवर बिफोर मीटिंग टिल कंक्लूजन। उसके इंस्पेक्शन पीरियड कब तक चलता है? 24 घंटे मीटिंग से पहले और उसके बाद तक। जैसे कि मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, ये है मीटिंग होने का टाइम और ये है मीटिंग खत्म होने का टाइम। तो इसके 24 घंटे तक, यहाँ से मतलब ये 24 घंटा हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे टाइम में इंस्पेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट ई वोटिंग है। ई वोटिंग जो होती है वो मैंडेटरी होती है लिस्टिंग कंपनी के लिए, और जो कंपनी होती है जिसके पास 1000 मेंबर से ज्यादा है, ठीक है। कंपनी जो है वो अनाउंस कर सकती कट ऑफ डेट जहाँ पर मीटिंग होगी, और 7 दिन पहले जनरल मीटिंग के। रिमोट ई वोटिंग भी रहती है, जो कि 3 दिन पहले उनको मतलब ओपन रहती, 3 दिन तक रहती, और वो 5 PM तक खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है, हर दिन जीएम से पहले। नेक्स्ट है 109, पोल टू बी टेकन विद इन 45 आवर्स। जो पोल है उसको 45 आवर्स पहले से पहले हमको लेना पड़ता है। डिमांड कर सकता है कोई भी पोल अगर उसका टोटल वोटिंग पावर 1/10 है, या पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख तक का है तो। और बाकी लोग भी कर सकते हैं अगर एक 1/10 उसका टोटल वोटिंग पावर शेयर है तो। Next, section 11110, OPC and company having 200 members are अगर पास्टल बोतल चाहिए ना आपको, तो फिर उस केस में जो ओपीसी और कंपनी है उसके कम से कम 200 मेंबर होने चाहिए, तभी होता है ये। आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट था गाइस। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर ये वीडियो के बाद आप आगे नहीं देखने वाले हो तो